अभी तक आपने सुना, मुझसे लड़ना होता है तो छाती तान के लड़ने चले आते हो, 2 थप्पड़ लगा के इसे दूर नहीं कर सकते। और तुम मैडम निकलो, और ये कोई बैचलर नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड है और बहुत खूबसूरत है। तुम निकलो यहाँ से और तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो श्लोक का हाथ पकड़ के बाहर ले आई। श्लोक तो उसे आंखें फाड़े देख रहा था। अब आगे रागिनी श्लोक का हाथ पकड़े हुए उसे बाहर ला रही थी। तभी श्लोक ने खाली कॉरिडोर में उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? उस लोमड़ी जैसी शक्ल के पास जाना है? अरे अच्छे खासे हो, क्या उस मेकअप की दुकान पर मार रहे हो? हमारे इंदौर चलो, तुम्हें इससे अच्छी दिला दूंगी, चलो अब। ये बोल के वो जाने लगी तो श्लोक ने उसे अपने पास खींच के दीवार पे लगा लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। ये देखकर रागिनी ने कहा, क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या? चलो दीदी वेट कर रही होगी, चलो। ये बोलकर वो जाने लगी तो श्लोक ने दीवार पर हाथ रख लिया। रागिनी दूसरी तरफ से जाने लगी तो श्लोक ने उस तरफ भी हाथ रख लिया। ये देखकर रागिनी ने कहा, पागल हो गए हो, ये क्या हरकत है? हाथ हटाओ और चलो बाहर। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे डरा दोगे तो भूल जाओ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ हटाने लगी, पर श्लोक ने उसकी तरफ देखकर बोला, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? रागिनी ने उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं लगता है। अब तुम हाथ हटाओगे? ये कहते हुए वो उसे देखने लगी। श्लोक ने उसकी कमर पे हाथ रखते हुए अपने पास खींच लिया। श्लोक के ऐसे पास आने से रागिनी थोड़ा सहम गई। श्लोक ने कहा, अब डर लगा? ये कहते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से हटाने लगा तो उसके छूने से रागिनी के होंठ कांपने लगे। वो श्लोक को दूर धक्का देने लगी, पर जैसे उसकी सारी हिम्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी। श्लोक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पास आने से डर लग रहा है? रागिनी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। श्लोक ने उसे दीवार से टिका के उसके बहुत पास खड़ा होकर कहा, मुझे तुम इन सब से अच्छे साड़ी में लगती हो। मुझे तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ पसंद है, मुझे तुम्हारे माथे पर बिंदी पसंद है, मुझे तुम्हारे पैरों में पायल पसंद है, और तुम्हारे चलने से जो उसकी आवाज़ आती है वो पसंद है। मुझे जूड़े में कैद तुम्हारे बाल खुले ज़्यादा पसंद है। ये कहते हुए उसने उसके आधे खिल आए बालों को आज़ाद कर दिया। रागिनी नज़रें झुका के बस सहमी हुई सी खड़ी थी। श्लोक उसे देखे जा रहा था। तभी श्लोक उससे दूर हुआ और हंसने लगा। रागिनी उसके ऐसे एकाएक हंसने से उसे देखने लगी। वो हैरान थी कि आखिर श्लोक ऐसे क्यों हंस रहा था। श्लोक ने उसे देखकर कहा, वाह राजकुमारी रागिनी सिंह सिसोदिया जी, आप तो जरा सी बातों पर घबरा गईं। आपकी तो बोलती बंद हो गई। मैं किसी से नहीं डरती, जो किसी से नहीं डरती वह ऐसी बातों से डर गई। रागिनी उसके ऐसे मजाक करने से गुस्से में आ गई। उसने उसे देखकर गुस्से में कहा, श्लोक जी, कुछ मजाक ना ही किया जाए तो अच्छी बात होती है। आपके इस मजाक के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये बोल के वो वहाँ से चली गई। श्लोक उसे जाते हुए देखकर बोला, ये जंगली बिल्ली खरगोश कैसे हो गई? मैंने कुछ ज़्यादा ही मजाक कर दिया क्या? अरे ये अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगी। ये बोलकर वो भी बाहर आ गया। इधर बाहर नंदिनी साहिल को गोद में लेकर खड़ी थी। साहिल का सर उसके कंधे पर था। देखने से लग रहा था वो सो गया है। रुद्र ने नंदिनी से कहा, नंदिनी जी ये सो गया है, लाए मैं इसे गाड़ी में सुला देता हूँ। नंदिनी ने उससे कहा, नहीं रहने दे, अभी लेंगे तो उठ जाएगा और फिर शायद रोने लगे। एक तो ये दोनों कहाँ रह गए, कहीं फिर से लड़ना तो शुरू नहीं कर दिया इन दोनों ने। उसने ये बोला ही था कि तभी उसे रागिनी आती हुई दिखाई दी और उसके पीछे श्लोक भी। लो आ गए। ये कहते हुए वो गाड़ी के पास बढ़ गई। रागिनी चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। नंदिनी ने भी उसके पास जाकर बैठ गई। रुद्र ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। श्लोक उसके बगल में बैठते हुए बोला, सॉरी, चलो घर चलें। उसके ये कहते ही रुद्र ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर में ये सब नंदिनी के घर के पास थे। गाड़ी रोकी तो नंदिनी बैठी रही। रागिनी ने बाहर निकल के साहिल को अपनी गोद में लेने लगी, पर साहिल नींद में रोने लगा। ये देखकर नंदिनी ने कहा, रहने दो रागिनी, नहीं जाएगा ये किसी के पास। रुद्र जी साहिल को यहीं रहने दें, आज कल सुबह ले जाना, अभी ये नहीं जाएगा किसी के पास। रुद्र ने उसे शीशे में देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नंदिनी किसी तरह गाड़ी से उतरी तो रुद्र गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। श्लोक रागिनी को देख रहा था, पर रागिनी चुपचाप वहाँ से चली गई।
अब इस लोग को लगने लगा था कि रागिनी उससे कुछ ज़्यादा गुस्सा है। रुद्र अपने घर की तरफ चल दिया। सुबह का वक्त नंदिनी का घर। साहिल और रागिनी दोनों ही आराम से सो रहे थे। नंदिनी ने आकर दोनों को जगाते हुए कहा, अरे उठो दोनों, कॉलेज जाना है। और रागिनी, आज फॉर्म भरने का लास्ट दिन है, नहीं भरा तो कल की ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। ये कहते हुए उसने सारे पर्दे हटा दिए। साहिल ने रागिनी को पकड़ते हुए कहा, मासी सोने दो। अच्छा सोने दे, अभी बताते हैं हम आप दोनों को। ये बोलकर उसने दोनों के ऊपर से कंबल हटा दिया। उसने साहिल को अपनी गोद में उठाया और रागिनी को हाथ पकड़ के उसे भी बैठाते हुए बोली, जल्दी उठो नहीं तो पानी डाल दूंगी। उसके ये बोलते ही रागिनी मुंह बनाते हुए उठ गई। नंदिनी साहिल को बाथरूम में लेकर गई और उसका मुंह धुला के हॉल में ले आई। उसने साहिल को चेयर पर बैठा दिया और खुद उसका नाश्ता बनाने लगी। इधर रागिनी अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसने अलमारी खोल कर देखा तो उसके कपड़े निकालने लगी। तभी इस श्लोक की याद आ गई। उसने साड़ी निकाली और उसका मजाक याद कर वापस अंदर रख दिया। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकल आई। नंदिनी ने नाश्ता बना के दोनों को सर्व किया। अभी तक लक्ष्मी आई नहीं थी। साहिल को स्कूल जाना नहीं था क्योंकि उसका सामान यहाँ था नहीं, इसलिए वो बहुत आराम से नाश्ता कर रहा था। पर रागिनी ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सबको बाय बोलकर गाड़ी की चाबी लेकर वो आज नंदिनी के बिना कॉलेज चली गई। साहिल आराम से बैठा अपना टोस्ट ख़त्म कर रहा था। नंदिनी किचन का काम ख़त्म करने लगी। उसने देखा 10 बज गए हैं पर अभी तक लक्ष्मी नहीं आई थी। साहिल हाल में बैठा था और टीवी देख रहा था। नंदिनी ने लक्ष्मी के घर फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसे लगा शायद कोई काम आ गया होगा इसलिए वो नहीं आई है। वो जाकर साहिल के पास बैठ गई। इधर नंदिनी जब कॉलेज पहुंची तो उसने देखा श्लोक गाड़ी से पीठ लगा के खड़ा था। उसने उसे देखकर इग्नोर किया और अपना बैग लेकर गाड़ी लॉक कर वो कॉलेज में जाने लगी तो श्लोक ने पीछे से आवाज़ दिया, रागिनी सुनो। पर रागिनी ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। वो सीधा कॉलेज के अंदर चली गई। श्लोक अंदर जाने लगा तो गार्ड ने रोकते हुए कहा, सॉरी सर, ये गर्ल्स कॉलेज है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। श्लोक वहीं रुक गया। वो कुछ देर वेट किया पर जब रुद्र ने फ़ोन किया तो उसे जाना पड़ा वहाँ से। शाम का वक्त, झील का किनारा। रागिनी आज कैनवस पर पेंटिंग कर रही थी और साहिल वहाँ बैठा झील में पत्थर फेंक रहा था। नंदिनी सबको डांस सिखा रही थी। तभी वहाँ से एक बांसुरी वाला गुजरा तो साहिल ने कहा, मासी बांसुरी वाला मुझे चाहिए। उसके ये बोलने पर रागिनी उसे बांसुरी खरीद के दे दिया। साहिल उसे बस बेसुर बजाए जा रहा था। तभी नंदिनी ने कहा, साहिल लाओ मुझे दो, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। ये बोलकर वो बड़ी चट्टान पर बैठ गई और साहिल ने बांसुरी दे दी। नंदिनी ने बांसुरी को अपने होठ से लगाया और बजाने लगी। सब वहीं बैठे उसे सुनने लगे। उसकी बांसुरी रोकते ही सबने कहा, वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो, हमें भी सिखाओ ना। साहिल ने कहा, नहीं, मेरी मासी मुझे पहले सिखाएगी। सिखाओगी ना मासी? उसके ऐसे कहने पर उसने कहा, जी बिल्कुल। अभी चलो, शाम ढल रही है, आप सब भी घर जाओ, मैं भी जाती हूँ। ये बोलकर उठ के पीछे मुड़ी तो देखा रुद्र और श्लोक खड़े थे। रुद्र खड़ा झील के किनारे किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके हाथों में सिगरेट था। नंदिनी ने पहली बार रुद्र को सिगरेट पीते हुए देखा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसके हाथों में सिगरेट देखकर। श्लोक रागिनी को देख रहा था पर रागिनी उसे देखने के बजाय अपनी पेंटिंग बनाने में बिजी थी। श्लोक उसके पास चला आया। उसने उसकी पेंटिंग देखकर कहा, वाह, आप पेंटिंग तो बहुत अच्छी करती हैं, मुझे नहीं पता था आप पेंटर भी हैं। उसकी आवाज़ सुनकर रागिनी को ना जाने क्या हुआ। उसने पेंटिंग रोक दी और कॉन्वेंस उतार के अपना हाथ बहती हुई झील के पानी में धोया और सबको खोलकर अपने बैग में रखने लगी। श्लोक ने उससे कहा, आपने बंद क्यों कर दिया? आप अपनी पेंटिंग पूरी कर लें, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। रागिनी ने उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए साहिल के पास चली आई और उससे बात करने लगी। इधर नंदिनी अपनी गाड़ी के पास आई और अपना बैग रखकर उसने रागिनी से उसका सामान भी गाड़ी में रखने के लिए कहा। रागिनी अपना सामान रखने लगी। रुद्र अभी भी सिगरेट पीते हुए फ़ोन पर ही बात कर रहा था। नंदिनी उसके पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। रुद्र ने उसे देखकर इशारा किया, जस्ट मिनट, पर नंदिनी ने उसके हाथ से सिगरेट लेकर उसे नीचे फेंका और पैर से बुझाते हुए कहा, जो चीज़ ज़िंदगी ले ले उससे दूर रहना चाहिए। वैसे भी आपकी जान किसी के लिए बहुत कीमती है, खुद के लिए ना सही,
उसके लिए इन सब चीज़ों से दूर रहा करें। और जब आप किसी बच्चे के पास हैं तो उसके सामने ऐसी चीज़ें ना पिएं, क्योंकि उस पर गलत असर होता है और मैं नहीं चाहती साहिल ऐसा कुछ करे। ये बोलकर वो बिना उसकी तरफ देखे अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। उसने साहिल को बाय किया और गाड़ी लेकर वहाँ से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देख रहा था। इस लोग रागिनी को ऐसे खामोश जाता देखकर अब परेशान हो रहा था। रुद्र खड़ा नंदिनी को जाते हुए देख रहा था। इस लोग साहिल को लेकर आया और गाड़ी में बैठ गया। उसने खोए हुए रुद्र को आवाज़ देकर कहा, अबे ओ भाई, घर चलना है या यहीं रात बिताने का मन है? उसकी आवाज़ सुनकर रुद्र का ध्यान टूटा और वो गाड़ी में आकर बैठ गया। श्लोक ने ड्राइविंग स्टार्ट की। रुद्र बैठा नंदिनी की बात को याद करके हल्का फुल्का मुस्कुरा रहा था। दोनों साहिल को लेकर घर पहुंचे और अपने अपने रूम में चले गए। श्लोक ने रूम में जाकर रागिनी को कॉल किया, पर रागिनी ने उसकी कॉल नहीं उठाई। श्लोक ने उसे मैसेज भी किया, पर उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। वो अब बेचैन होने लगा था। उसे रागिनी का यूँ उससे बात न करना अजीब लग रहा था। ये पहली बार था जब वो रागिनी से मिला था और उसने उससे कुछ नहीं कहा था। वो ये सब सोचते हुए अपने कपड़े चेंज करके बगीचे में आ गया। खाने में अभी देरी था तो वो बाहर आकर खड़ा था और रागिनी के बारे में सोचने लगा। उसने अपने ट्राउज़र की पॉकेट से सिगरेट का बॉक्स निकाला और उसमें से एक सिगरेट निकाल उसे लाइटर से जला के पीने लगा। तभी रुद्र ने आते हुए कहा, क्या हुआ वकील साहब, आप सिगरेट पी रहे हैं? लगता है मामला काफ़ी सीरियस है। ये कहते हुए वो उसके बगल में खड़ा हो गया। श्लोक ने उसे देखकर उसकी तरफ सिगरेट बढ़ा दी तो उसने कहा, मैंने पीनी छोड़ दी है और मेरी मान तू भी छोड़ दे, ये सेहत के लिए ख़राब होती है। श्लोक उसकी बात पर उसे देखते हुए बोला, ओ भाई, कब से छोड़ दी? और मुझे कौन ज्ञान दे रहा है सिगरेट पर, जो खुद दिन में काम करते ना जाने कितनी बार पी जाता है। वैसे ये आपको आज ही पता चला कि इससे जान जाती है, क्योंकि इससे पहले तो कभी नहीं सुना। जब से किसी ने ज़िंदगी के बारे में बताया कि ये ज़िंदगी ख़त्म कर देती है, और मुझे अभी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना, और उससे बड़ी बात कि साहिल बिगड़ जाएगा। इसलिए आज से ना तू और ना मैं, हम दोनों में से कोई ये नहीं पिएगा और ना घर में लाएगा। ये कहते हुए उसने श्लोक की तरफ देखा। श्लोक ने कहा, ठीक है, नहीं लाऊंगा, पर अभी तो पीने दे, जला ली है, ख़राब हो जाएगी। रुद्र ने उसके हाथ से सिगरेट लेकर घास पर फेंक कर बुझाते हुए कहा, लो बुझ गई, अब चलो अंदर। तू उस नंदिनी का साथ छोड़ बेटा, देख रहा है तू बदलते जा रहा है। पत्थर दिल रुद्र से कोमल दिल वाला रुद्र बन रहा है। बेटा संभल के, कहीं राजकुमारी से प्यार ना कर लेना, नहीं तो मोना जी का दिल टूट जाएगा। श्लोक की बात पर रुद्र उसे घूरने लगा और उससे बोला, फालतू की बात पर ध्यान देने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दे। वैसे आज देखा मैंने कैसे रागिनी तुझे द बैचलर हैंडसम लॉयर श्लोक मेहता को इग्नोर करके चली गई। कहीं ये सिगरेट के कास उन्हीं की याद में तो नहीं लगाए जा रहे थे। श्लोक ने उसकी बात पर कहा, मेरे पास उस जंगली बिल्ली को याद करने के अलावा भी बहुत से काम हैं, चल मुझे भूख लगी। ये बोलकर वो जाने लगा तो रुद्र उसके साथ चलते हुए बोला, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं मेरे भाई, चाहे वो कितनी हिम्मत वाली हो, कितनी भी बहादुर हो, पर जब बात जज्बात की फीलिंग की आती है तो वो उसे बहुत दिल पर ले लेती हैं, इसलिए थोड़ा संभल के। ये बोलकर रुद्र उसके साथ घर के अंदर आ गया। इधर जब रागिनी नंदिनी के साथ घर आई थी तो वो अपने कमरे में चली गई। उसने चेंज किया और अपना बैग निकालकर उसमें कपड़े भरने लगी, पर तभी उसके मन में ना जाने क्या आया कि वो बाहर निकल के गई और सीधा नंदिनी के कमरे में चली गई। उसने देखा नंदिनी ने कपड़े चेंज कर लिए थे और बैठी कोई फाइल देख रही थी। रागिनी ने उसके पास आते हुए कहा, दीदी अगर मैं कल ना आऊँ तो? ये कहते हुए उसने उसकी गोद में सर रख दिया। नंदिनी ने उसके सर सहलाते हुए कहा, आपका मन नहीं है तो मत जाओ, मेरा मन नहीं है, ना जाने आपसे दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहते हुए उसने उसके कमर को चारों तरफ से पकड़ लिया। नंदिनी ने कहा, ठीक है मत जाओ। ये बोलकर वो उसके सर सहलाती रही। सुबह का वक्त नंदिनी का घर। नंदिनी बैठी आज फाइल ठीक कर रही थी। तभी लक्ष्मी अंदर आते हुए बोली, दीदी नमस्ते। नंदिनी ने उसे देखकर कहा, लक्ष्मी तुम आ गई, कहाँ थी कल आप? पता है कितना कॉल किया था तुम्हें हमने, बताओ कहाँ थी कल तुम? लक्ष्मी ने शर्माते हुए उसकी तरफ मिठाई का एक डिब्बा बढ़ाते हुए कहा, वो कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे तो इसलिए तो मैं जल्दी गई थी, पर आपको सोचा तब बताऊंगी जब सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वो किचन में चली गई। ये सुनते ही रूम से
हॉल में आ रही रागिनी ने कहा, चलो अब तुम्हारी शादी हो जाएगी और रोज़ सुबह मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। वैसे लड़का अंधा तो नहीं था। उसके ये बोलने पर लक्ष्मी ने गुस्से में उसके पास आकर कहा, आय हाय दीदी, कैसा बेकार बोल रही हो आप। अरे भला चंगा है वो। अरे मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसमें तुमने देखा क्या जो पसंद कर लिया। कुछ है भी तुम में पसंद करने लायक। रागिनी ये बोलते हुए मिठाई उठा के खाने लगी। लक्ष्मी ने कहा, अच्छा है, मेरी शादी हो जाएगी और मैं चली जाऊंगी। जब देखो बोलती रहती हैं आप तो। ये बोलकर वो जाने लगी तो रागिनी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, तू चाहे जैसी हो पर खाना बड़ा अच्छा बनाती है, इसलिए इसके लिए मैं तो मिस करूंगी और बधाई हो शादी के लिए। ये कहते हुए उसने मिठाई उसे भी खिला दी। लक्ष्मी मुस्कुरा दी उसकी बात पर। नंदिनी ने फाइल बंद करते हुए कहा, अच्छा चलो अब नाश्ता बना दो, मुझे कहीं जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। उसके ये बोलते ही लक्ष्मी ने कहा, अरे दीदी आज कहाँ जा रही हो आप। आज तो कहा गया है कि बर्फ़ का तूफान आएगा। आज का मौसम भी देखो कैसे ख़राब है। आज रहने दो कहीं जाने की। रागिनी ने उसकी बात पर कहा, अगर ऐसा है तो रहने दो दीदी, कल चले जाना। उसने दोनों की बात सुनकर कहा, अरे मैं कुछ देर में चली आऊँगी पर ज़रूरी है जाना, इसलिए ना नहीं बोल सकती। आप दोनों परेशान मत हो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। ये बोलकर वो अपनी फाइल लेकर अंदर गई और रेडी होने के लिए चली गई। रागिनी उसके जाने के बाद कहा, ये नहीं मानने वाली, जाओ बनाओ नाश्ता। लक्ष्मी उसकी बात पर बोली, हाँ लग तो यही रही है। ये बोलकर वो नाश्ता बनाने लगी। नंदिनी रेडी होकर आई तो नाश्ता टेबल पर रखा हुआ था। उसने जल्दी से नाश्ता किया और रागिनी को घर में रहने को बोलकर वो अपनी फाइल लेकर बाहर चली गई। वो गाड़ी लेकर नहीं गई थी। शाम का वक्त, नंदिनी का घर। रागिनी बैठी नंदिनी के आने का इंतजार कर रही थी। लक्ष्मी अपने घर चली गई थी। रागिनी ने देखा बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई थी और हवाएं भी थी। अब उसे चिंता होने लगी। रागिनी ने नंदिनी का फ़ोन मिलाया तो वो नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने घबरा के रुद्र के पास फ़ोन किया। रुद्र भी अभी अपने घर पहुंचा ही था। उसने देखा रागिनी का कॉल है तो रिसीव करते हुए बोला, हाँ रागिनी क्या हुआ। रुद्र जी, दीदी सुबह काम के सिलसिले में शहर की तरफ गई थी, अभी तक वापस नहीं आई हैं। मैं तब से उसका फ़ोन लगा रही हूँ पर वो नॉट रीचेबल आ रहा है। आप प्लीज़ देखें ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। रागिनी के ये कहते ही रुद्र घबरा गया। उसने रागिनी से कहा, आप डरे मत, मैं श्लोक को वहाँ भेजता हूँ और ख़ुद नंदिनी को खोजने जाता हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन रखा और श्लोक को देखते हुए बोला, श्लोक तू साहिल को लेकर रागिनी के पास उसके घर जा। मैं नंदिनी जी को खोजने जा रहा हूँ। वो सुबह से घर से गई है, अभी तक आई नहीं है। मैं देखने जा रहा हूँ। आप रागिनी के पास जाएं, वो घर में अकेली है और अगर नंदिनी जी घर आ जाएं तो मुझे कॉल कर देना। ये बोलकर वो अपना ओवरकोट लेकर और फ़ोन लेकर चला गया। श्लोक ने साहिल को लिया और कुछ आदमियों के साथ रागिनी के पास चला गया। इधर नंदिनी बर्फ़ के तूफान में फंस गई थी। वो पब्लिकेशन हाउस के बाहर खड़ी थी। उसे फ़ोन में देखा तो कोई सिग्नल नहीं था, पब्लिकेशन भी बंद हो चुका था। नंदिनी वहाँ खड़ी होकर तब से किसी गाड़ी का वेट कर रही थी। तभी एक ऑटो वाला सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर नंदिनी ने हाथ दिया तो ऑटो वाले ने कहा, मैडम कहाँ इतने तूफान में जा रही हैं, ये तूफान कल तक नहीं रुकेगा। अरे न्यूज़ नहीं देखती हैं क्या। नंदिनी ने गुस्से में कहा, आप चलेंगे या नहीं, अगर चलना है तो बोले, फालतू का ज्ञान ना दें। चलिए मैडम छोड़ दूंगा, कहाँ जाना है, पर हाँ मैं पक्का नहीं कह सकता कहाँ तक छोड़ पाऊँगा मैं आपको। ऑटो वाले के ये कहने पर नंदिनी ने कहा, ठीक है कहीं तक छोड़ दें आप मुझे, चलें आप। ये कहते हुए वो बैठ गई। ऑटो वाला उसे लेकर आगे बढ़ गया। इधर रुद्र उसे खोजते हुए मार्केट तक आ गया था पर वहाँ सब बंद था। उसे नंदिनी कहीं भी मिल नहीं रही थी। वो बार बार नंदिनी का फ़ोन मिला रहा था पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। वो अब परेशान होने लगा था। वो गाड़ी चलाते हुए खुद से बोला, क्या ज़रूरत थी आपको बाहर जाने की आज, और गए भी तो जल्दी चली आना चाहिए था। अब कहाँ खोजूँ आपको मैं नंदिनी, कहाँ हैं आप। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे नंदिनी नहीं मिली तो ना जाने क्या हो जाएगा उसे। ये कहते हुए वो पुराने चर्च के पास आ रहा था पर उसे नंदिनी कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ नंदिनी को ऑटो वाला पुराने चर्च के पास छोड़ के उसे चला गया। उसके ऑटो में खराबी होने लगी थी। नंदिनी चर्च के बाहर खड़ी थी।
ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। चर्च बंद था क्योंकि उसकी मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए वो अंदर भी नहीं जा सकती थी। वो वहीं खड़ी किसी के आने का वेट करने लगी। तूफान इतना बढ़ गया था कि अब कुछ दिखना भी बंद हो गया था। नंदिनी खुद को अपने ओवरकोट में समेटे खड़ी थी। तभी उसे तूफान में लाइट नजर आई तो वो हाथ देते हुए वो आगे बढ़ गई और गाड़ी दूर नहीं थी, जिससे एकाएक सामने आने से नंदिनी डर गई। ये कहते हुए वो मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। गाड़ी खोल के जब रुद्र बाहर आया तो उसने देखा नंदिनी उसके सामने खड़ी है। वो उसे देखकर बोला, नंदिनी। नंदिनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो डरी सहमी से उसे देखने लगी। रुद्र भाग के आया और उसे गले से लगा लिया। नंदिनी ने भी उसे कस के पकड़ लिया। रुद्र ने उसे बाहों में लिया और कहा, थैंक गॉड आप ठीक हैं। मेरी जान निकल गई थी। पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं खोजा। आपको ज़रूरत क्या थी बाहर जाने की? पागल हैं आप। ये कहते हुए उसने उसकी तरफ देखने लगा तो उसने देखा नंदिनी कांप रही थी। वो काफ़ी देर से इस तूफान में थी। रुद्र उसे बाहों में उठाया और गाड़ी में बैठा के गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया। उसने गाड़ी बंद किया और खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। नंदिनी अभी भी ठंड से कांप रही थी। रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे नंदिनी के घर की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे ले जा रहा ही था कि अब उसे रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। उसने नंदिनी को गाड़ी में छोड़ा और मदद के लिए बाहर देखने लगा। वो नंदिनी को गाड़ी में लॉक कर आगे बढ़ा तो उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखा। वो वहाँ गया और उसका दरवाज़ा नॉक किया। वो बहुत परेशान था। दरवाज़ा एक आदमी ने खोला। उसने उसे देख कर कहा, यस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, प्लीज़ क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने को मिल सकता है? वो मेरे साथ जो है उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। प्लीज़ क्या आप मेरी मदद कर देंगे? उसके रिक्वेस्ट करने पर उस आदमी ने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप उन्हें ले आएँ। उसके ये बोलते ही रुद्र भाग के गाड़ी के पास गया और नंदिनी को बाहों में उठाए उसके घर के पास आ गया। जब रुद्र अंदर आया तो उसने देखा उस आदमी के पास एक औरत खड़ी थी। उस आदमी ने औरत को देखते हुए कहा, सीरत आप इन्हें कमरा दिखा दें, मैं तब तक इनके लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। सीरत उसे लेकर मेहमानों के कमरे में चली गई। रुद्र ने नंदिनी को बिस्तर पर लिटाया और उस पर कंबल डाल दिया। सीरत ने उसे देखकर कहा, मैं आप दोनों के लिए कपड़े लेकर आती हूँ। इनके कपड़े चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। ये बोलकर वो कमरे में रखे हीटर को चला के चली गई। उसके जाने के बाद रुद्र ने नंदिनी के हाथों को पकड़ के रगड़ना शुरू किया। वो नंदिनी को देखते हुए बोला, प्लीज़ नंदिनी होश में आए। ये कहते हुए वो उसे देखे जा रहा था। सीरत अंदर आते हुए बोली, सुने, ये कुछ कपड़े आपके और आपकी पत्नी के लिए हैं, चेंज कर लें आप, मैं तब तक नीचे हूँ। उसके ये बोलने पर रुद्र सोचने लगा। उसने सीरत से कहा, प्लीज़ क्या आप इनके कपड़े चेंज कर देंगी? सीरत ने ये सुनते ही उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यह आपकी पत्नी है। नहीं, ये मेरी पत्नी है, हमारी शादी अभी नहीं हुई है। उसके ये कहते ही सीरत ने कहा, मतलब ये आपकी मंगेतर है? अच्छा समझ गई, अभी कर देती हूँ। ये बोलकर वो कपड़े लेकर अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रुद्र बाहर ही खड़ा था। कुछ देर में सीरत बाहर आई और उसे बोली, मैंने चेंज कर दिया, आप भी जाकर चेंज कर लें। ये बोलकर वो नीचे चली गई। रुद्र ने दरवाज़ा बंद किया और नंदिनी के पास आकर बैठ गया। उसने देखा नंदिनी का कांपना बंद था, वो अब लेटी हुई थी। उसने उसे देखकर कहा, प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो, मैं आपको ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने उसके सर को सहला दिया। रुद्र नंदिनी के हाथ पकड़े हुए बैठा हुआ था कि तभी सीरत का हस्बैंड कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। रुद्र उठ के दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सीरत का हस्बैंड हाथ में कॉफ़ी लेकर खड़ा था और गर्म पानी की थैली। ये देखकर रुद्र उसे बोला, जी ये कॉफ़ी और ये गर्म पानी की थैली इसे अपने होने वाली मिसेस के कंबल में रख दें ताकि गर्माहट से उनका शरीर ठीक रहे। एयर चेंज करके नीचे आ जाए, खाना रेडी है। ये बोलकर वो सब देकर नीचे चला गया। रुद्र ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, कॉफ़ी टेबल पर रखा और गर्म पानी की थैली ले जाकर नंदिनी के पास रख दिया। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक मैसेज इस लोग को कर दिया, क्योंकि कॉल लगना पॉसिबल नहीं था। इससे मैसेज कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा। उसके बाद वो चेंज करके चला गया। इधर रागनी के घर पर रागनी बैठी फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला पर वहाँ श्लोक था साहिल के साथ। उसने जल्दी से उसे अंदर लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रागनी अंदर आकर श्लोक से पूछा, क्या हुआ, दीदी के बारे में कुछ पता चला? रुद्र जी ने बताया कुछ? श्लोक ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया उसने,
पर चिंता मत करो, पता चल जाएगा। रागिनी ने गुस्से में कहा, अगर ये वीर भाई और शेर सिंह ने किया होगा तो मैं उन दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। रागिनी को अब डर और गुस्सा दोनों ही आ रहा था। श्लोक ने उससे कहा, डोंट वरी रागिनी, कुछ नहीं होगा नंदिनी जी को, आप चिंता मत करें, रुद्र उन्हें खोज के ले आएगा। रागिनी ने साहिल को लिया और उससे पूछा, भूख लगी है आपको? साहिल ने हाँ में सिर हिला दिया। रागिनी ने साहिल को गोद में उठाया और उसे लेकर जाने लगी। तभी श्लोक के मोबाइल की बीप बजी। उसने देखा तो रुद्र का मैसेज था। ये देखकर उसने जल्दी से मैसेज पढ़ा और रागिनी से बोला, रागिनी, नंदिनी जी मिल गई हैं। तूफान की वजह से वो दोनों कहीं रुक गए हैं, कल सुबह आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर रागिनी की जान में जान आई। उसने साहिल और श्लोक दोनों को बैठने के लिए कहा और खुद उन दोनों के लिए खाना निकालने लगी। खाना खा के वो साहिल को अपने कमरे में ले गई और श्लोक को गेस्ट रूम में सोने को बोल दिया। रागिनी ठीक थी जब से उसने नंदिनी के सेफ होने की बात सुनी थी। उसने साहिल को अपने पास सुला रखा था, आराम से सो रहा था। रागिनी को नंदिनी से मिलना था क्योंकि उसकी बात नहीं हुई थी उससे, उसे नींद आ रही थी। उसने जाकर किचन में मैगी बनाई और उसे लेकर सोफे पर बैठ के खाने लगी। रागिनी को हमेशा ज़्यादा टेंशन होने से भूख लग जाती थी। वो बैठी मैगी खाते हुए बर्फ़ को गिरते हुए देख रही थी। तभी श्लोक के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो पानी का जग लेकर बाहर आया। रागिनी ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपनी मैगी खाने लगी। श्लोक ने उसे देखकर कहा, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो और ये मैगी खाने का कौन सा वक्त है? उसके पूछने पर रागिनी खामोश रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। श्लोक को उसके ऐसे बर्ताव पर अब गुस्सा आने लगा था। रागिनी मैगी खा के बाउल किचन में रखने जाने लगी तो श्लोक ने उससे कहा, रागिनी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं? रागिनी जैसे उसे सुनी नहीं रही थी। उसने बाउल को किचन में रखा और बाहर निकल के जाने लगी। श्लोक को गुस्सा आया तो उसने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। रागिनी ने उसके हाथ को पकड़ने पर पलट के उसे देखा। श्लोक ने उससे कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये करने की कोशिश कर रही हैं आप? रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ें। रागिनी, अगर आप उस दिन की बात से गुस्सा हैं तो सॉरी, माफ़ कर दें मुझे। नहीं पता था मुझे कि आपको इतना बुरा लगेगा, वरना मैं ऐसा मजाक नहीं करता। श्लोक उसे देखकर बोले जा रहा था पर जैसे रागिनी उसे सुनी नहीं रही थी। रागिनी ने उससे फिर बोला, हाथ छोड़े मेरा, वरना अब मेरा हाथ उठ जाएगा। उसके ऐसा बोलने पर श्लोक ने उसे अपने पास खींच लिया और कस के पकड़ के बोला, उठाओ हाथ, मारना चाहती हो आप तो ठीक है, सामने उतार लो गुस्सा, शांत कर लो खुद को, पर मुझे माफ़ कर दो। रागिनी ने श्लोक की तरफ बिना देखे कहा, श्लोक जी छोड़े मुझे, ये बदतमीजी कहीं और जाके करें जो इसे सह सके। मैं ऐसी बदतमीजियों को सहती नहीं हूँ, इसलिए छोड़े मुझे। ये कहते हुए वो खुद उसे छुड़ाने लगी। श्लोक ने उससे कहा, ठीक है, मत सहे, जवाब दे दे इस बदतमीजी का। मैं कुछ कहूँगा और मैं तब तक सॉरी बोलता रहूँगा आपको ऐसे पकड़ के जब तक आप मुझे माफ़ करेंगी नहीं, मुझसे बात करना फिर से शुरू नहीं कर देती। रागिनी ने उसे बिना देखे कहा, कुछ भी कर लें, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये कहते हुए वो श्लोक से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। श्लोक ने बस उसे देखते हुए कहा, सॉरी रागिनी, आपको हर्ट करने के लिए माफ़ कर दें। रागिनी के हल्के घुंघराले बाल पीछे की तरफ और कुछ चेहरे से आकर टकरा रहे थे। रागिनी उसकी बात को नज़रअंदाज किए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। श्लोक उसे उतना ही कस के पकड़े हुए अपने पास ले आया था। वो उसे सॉरी बोले जा रहा था पर रागिनी सुनी नहीं रही थी। वो बस उससे दूर होना चाहती थी। श्लोक ने उसकी जिद देखी तो ना जाने क्या सोच के उसे शांत कराने के लिए उसके चेहरे को पकड़ के उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। ऐसा होते ही रागिनी एकदम शांत हो गई। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मोहब्बत का प्यारा एहसास शुरू हुआ था। श्लोक रागिनी के होठों को अपने होठों में लिए खड़ा था। रागिनी सहमी सी, हैरान सी और घबराई हुई सी श्लोक की बाहों में खड़ी थी। श्लोक ने खुद के होठों को उसके होठों से दूर किया और उसके सर में अपने सर को लगा के उससे कहा, सॉरी, माफ़ कर दो। रागिनी आंख बंद किए कांपते होठों के साथ खड़ी थी। रागिनी ने उसे धक्का दिया और जाने लगी तो श्लोक ने उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, अगर आपने मुझे माफ़ किया तो कल मैं आपको साड़ी में देखना चाहता हूँ। अगर आप कल सुबह साड़ी पहन के मेरे सामने आई तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। ये बोलकर उसने उसे छोड़ दिया। रागिनी अपने कमरे में चली गई। इधर रुद्र खाना खा के अपने कमरे में आए तो देखा नंदिनी को अभी तक होश नहीं आया था।
वो बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। रुद्र ने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में आ गया। उसने कमरे में लगे कांच के बड़े सी दीवार से देखा तो बाहर बर्फ बहुत तेज पड़ रही थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। उसने देखा नंदिनी नींद में बड़बड़ा रही थी। वो उसके पास गया तो नंदिनी ने बोलना थोड़ा तेज हो गया था। रुद्र उसके बगल में बैठ के उसको सहला रहा था। पापा, माँ, ये कहते हुए नंदिनी रुद्र के गले लग गई। रुद्र ने उसे पकड़ते हुए और उसके सर सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ नंदिनी, सब ठीक है। नंदिनी उसके गले लगे बैठी थी, पर उसे देखने से लग रहा था वो नींद में है। रुद्र ने उसे वापस से बिस्तर पर सुलाया और दूर हटने लगा, पर नंदिनी ने उसके कुर्ते का कॉलर बहुत कस के पकड़ा था। रुद्र ने कोशिश किया पर वो छुड़ा नहीं पाया। तभी नंदिनी ने उसे पकड़ लिया। रुद्र वहीं नंदिनी के बगल में लेट गया। उसने नंदिनी के बालों को पीछे करते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ ये सुना था कि भैया भाभी एक्सीडेंट में चले गए और साहिल को आज तक यही सोच के पालते हुए जी रहा था, पर आपने तो सच देखा है। आपने तो मरते देखा है, उस घर में मौत का खेल देखा है जहां आप सबके साथ खुशी खुशी रहती थी। समझ सकता हूँ नंदिनी कि आपके जेहन में इन सब चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ा होगा और अपने अंदर कितना दर्द होगा। बहुत मुश्किल होता है अपनों को अपने सामने मरता देखकर कुछ भी नहीं कर पाना। एक सिंपल ज़िंदगी जीते हुए जब आपको किसी से लड़ना पड़े तो कैसा होता है। आप में बहुत हिम्मत है नंदिनी, तभी तो आप इतनी हिम्मत के साथ उससे लड़ रही हैं जिसे कभी आपने भाई मान के राखी बांधी होगी। पर उस हाथ ने जिसे तुम्हारी रक्षा करना चाहिए था वो ही आपकी जान का दुश्मन बना है। पर वादा करता हूँ मैं कि अब आपकी और रागिनी दोनों की ज़िंदगी में मैं उस वीर को नहीं आने दूंगा। वो आप दोनों तक अब नहीं पहुँच पाएगा। अब उसे रुद्र सिंघानिया से लड़ना होगा। ये कहते हुए उसने उसे अपने बाहों में कस के ले लिया। नंदिनी इन सब से बेखबर सो रही थी। सुबह का वक्त शिमला। सुबह जब नंदिनी की आंखें खुली तो उसने खुद रुद्र की बाहों में पाया तो वो उठने लगी तो रुद्र ने उसे कस के पकड़ रखा था। उसने धीरे से रुद्र के हाथ को हटा के दूर रखा, पर तभी रुद्र की नींद खुल गई। उसने देखा नंदिनी उठ गई है। रुद्र उसके माथे पर हाथ रख के देखते हुए बोला, आपकी तबीयत ठीक है? नंदिनी ने उससे दूर होते हुए बस नजरें चुरा के हाँ बोल दिया। रुद्र उठने लगा तो दरवाजे पर नॉक हुआ। रुद्र ने उठ के दरवाज़ा खोला तो सीरत थी। उसने रुद्र को देखते हुए कहा, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, चाय रेडी है, आ जाएं। और आपकी मंगेतर अब ठीक है? उसके ये बोलने पर नंदिनी रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने सीरत से कहा, जी वो अब ठीक है, हम दोनों आते हैं नीचे। सीरत ये सुनकर चली गई। रुद्र ने दरवाज़ा बंद करके देखा तो नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, उनको गलतफहमी हो गई थी हमारे बारे में। रात में हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। उस वक्त आपकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप रेडी हो जाएं, हमें घर जाना है, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। इधर सीरत के हस्बैंड नाश्ते की टेबल लगा रहे थे और सीरत बैठी जूस पी रही थी। तभी रुद्र और नंदिनी नीचे आए। उन्हें देखकर सीरत के हस्बैंड ने कहा, आ गए आप दोनों, आइए और हमारे साथ की स्पेशल चाय पीजिए। उसके ये बोलते ही रुद्र ने उससे कहा, सॉरी सर, पर हमें जाना होगा, हमारे घर वाले परेशान होंगे, प्लीज़ इस वक्त हमें जाने दें, फिर कभी मुलाकात हुई तो ज़रूर पियेंगे आपके हाथ की चाय। तभी नंदिनी ने कहा, शुक्रिया कल रात हमारी मदद करने के लिए। सीरत ने उसे देखते हुए कहा, अरे करते क्यों नहीं, आपके मंगेतर की हालत देखकर और आपके लिए उनका प्यार देखकर हमें लगा आपकी मदद करना चाहिए, तो बस कर दिया। वैसे अच्छा लगा रुद्र जी ये देख कर कि आप अपनी होने वाली बीवी से इतना प्यार करते हैं। वैसे सॉरी रुद्र जी, कल रात आपको पहचान नहीं पाई। मुझे इन्होंने बताया कि आप यहाँ के टॉप बिजनेसमैन हैं। रुद्र ने कहा, इट्स ओके, हम चलते हैं। ये बोलकर वो नंदिनी के साथ घर से बाहर निकल आया। उसे छोड़ने के लिए सीरत के हस्बैंड और सीरत दोनों बाहर तक आए थे। रुद्र उन दोनों को थैंक्स बोलकर चला गया। नंदिनी गाड़ी में बैठकर सीरत की बातें सोच रही थी और उसकी आंखों में आज सुबह की झलक आ रही थी। रुद्र कभी उसे देखता और कभी सामने सड़क पर हर तरफ सफ़ेद बर्फ जमी थी। अभी भी हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी, पर तूफान रुका था। पर अब दिलों में बहुत सवाल और किसी दिल में एहसास था। देखना था कौन इसे समझ के एक्सेप्ट करता है और कौन अभी अनजान रहता है। नंदिनी के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और इधर रुद्र आराम से गाड़ी चला रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसके जेहन में कुछ नहीं चल रहा था।
तभी नंदिनी ने उसकी तरफ ना देखते हुए कहा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है रुद्र जी। कभी कभी एक झूठ आपको कई सारे झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। अच्छा होता कि आप उन्हें सच बोल देते। रुद्र ने गाड़ी ड्राइव करते हुए उससे कहा, पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वो लोग सब कुछ खुद ही सोचने में लगे थे और खुद ही सारे रिश्ते बना रहे थे। मुझे बस आपकी चिंता थी और आप पर मेरा ध्यान था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जब आप ठीक हो गई तो मुझे नहीं लगा उन्हें कुछ बताना ज़रूरी है। मेरे लिए उस रिश्ते का मतलब नहीं होता है नंदिनी, जिसको मैं खुद से नहीं मानता। इसलिए कोई क्या सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब उसने बहुत शांति से कह दिया था। नंदिनी ने उसकी बात पर फिर कुछ नहीं कहा। दोनों कुछ वक्त में घर पहुंच गए थे। नंदिनी ने जाकर दरवाजे की बेल बजाई तो रागिनी ने दरवाज़ा खोला। उसने जब नंदिनी को सही सलामत देखा तो वो भावुक हो गई। उसने कस के नंदिनी को गले लगा लिया। नंदिनी ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ छोटी, हम ठीक हैं, चलो अंदर आओ। ये बोलकर वो उसे अपने साथ अंदर ले आई। रागिनी ने अंदर आकर रुद्र से कहा, शुक्रिया रुद्र जी, आप मेरी दीदी को सही सलामत घर ले आए। रुद्र ने कहा, ये मेरा फ़र्ज़ था। साहिल ठीक है और श्लोक कहाँ है? अगर वो उठ गए हो तो हमें यहाँ से चल लें। इस पर नंदिनी ने कहा, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, पहले नाश्ता कर लें तब जाना। उसके ये बोलते ही रुद्र ने कहा, आप दोनों मेरे साथ चल रही हैं, अपने कपड़े पैक कर लें। ये सुनते ही नंदिनी ने कहा, हम क्यों चलेंगे? क्योंकि मैं आप दोनों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए आप दोनों हमारे साथ चलेंगी। कल जो हुआ वो दोबारा ना हो, इसके लिए। ये बोलकर रुद्र शांत हो गया। नंदिनी कुछ बोलने ही जा रही थी कि रागिनी उसका हाथ पकड़ते हुए उससे बोली, दीदी शांत रहो, अगर ये बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, चल लेते हैं, कुछ दिन में वापस चले आएंगे। अभी मुझे रुद्र जी कुछ गुस्से में लग रहे हैं, इसलिए आप शांत रहो। उसकी बात पर नंदिनी उसे घूर के देखते हुए कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद रागिनी ने रुद्र से कहा, आप बैठे, मैं चाय बना देती हूँ, तब तक साहिल और श्लोक जी भी उठ जाएंगे। ये बोलकर वो किचन की तरफ चली गई। रुद्र जी जाकर सोफे पर बैठ गए। लक्ष्मी भी तब तक आ गई थी। उसे देखकर रागिनी ने कहा, लक्ष्मी तुम कहाँ से आई? बाहर तो बहुत बर्फ़ गिरी हुई है। लक्ष्मी ने कहा, अरे दीदी, ये बर्फ़ तो बचपन से देखते हुए आई हूँ मैं। हमें पता रहता है कि इसमें कैसे रहना है और कैसे बाहर निकलना है, पर आप सबको तो कुछ साल हुआ है और इस बार का तूफान भी बहुत तेज़ था, इसलिए मैंने कहा था आप लोगों से बाहर ना जाएं। वैसे दीदी आ गई ना घर? रागिनी ने चाय का पतीला गैस पर रखते हुए कहा, हाँ आ गई। अच्छा, मैं चाय और साहिल के लिए मिल्क शेक बना देती हूँ, तुम नाश्ता बना दो। और हाँ, हम कुछ दिन के लिए रुद्र जी के घर जा रहे हैं रहने, तो तुम वहीं आकर काम करना। ये बता के रागिनी अपने काम में लग गई और लक्ष्मी अपना काम करने लगी। नंदिनी नहा के पूजा घर में आई थी। रुद्र बैठा कभी अपने फ़ोन में, कभी नंदिनी को देख रहा था। नंदिनी पूजा कर ही रही थी कि तभी श्लोक रेडी होकर बाहर आया। उसने देखा रुद्र आ गया तो उससे बोला, रुद्र कब आया तू, और सब ठीक है ना? रुद्र ने उसे कहा, हाँ सब ठीक है, कुछ देर हुआ आए। और साहिल कैसा है? वो ठीक है, मेरे ख्याल से सो रहा है अभी। ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गया। रागिनी चाय बना के साहिल को लेने कमरे में जाने लगी तो श्लोक ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि रागिनी ने साड़ी पहनी थी और स्वेटर डाल रखा था। श्लोक की नज़र रागिनी पर टिकी हुई थी। रागिनी ने जाकर साहिल को उठाया और उसे ब्रश करा के बाहर ले आई। तब तक नंदिनी भी पूजा करके आ गई थी। उसने सबको आरती दिया और नाश्ता लगाने लगी। रागिनी साहिल को लेकर डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ गई। साहिल ने नंदिनी को देखा तो उससे कहा, मासी आप कब आए? नंदिनी ने उससे कहा, जब आप सो रहे थे। नाश्ता करोगे? ये कहते हुए उसने उसका मिल्क शेक ग्लास में निकाला और उसे देते हुए नाश्ता प्लेट में निकाल लाई। नंदिनी ने श्लोक से और रुद्र से कहा, आप दोनों भी आकर नाश्ता कर लें, अभी निकलना होगा। उसके कहने और पर रुद्र बोला, आप सब नाश्ता करके जल्दी रेडी हो जाएं, मुझे देर हो रही है। उसके ये बोलने पर श्लोक समझ गया कि रुद्र किसी बात को लेकर गुस्से में है, पर बात क्या है ये उसे अभी पता नहीं था। श्लोक भी नाश्ता करने नहीं गया। नंदिनी ने साहिल को और रागिनी को नाश्ता कराया और खुद जाकर दोनों का बैग पैक करने लगी। जब तक रागिनी और साहिल ने नाश्ता किया तब तक नंदिनी ने भी बैग पैक कर लिया। नंदिनी बैग लेकर बाहर आई और लक्ष्मी से बोली, लक्ष्मी घर की एक चाबी मैं ले जा रही हूँ, आप दूसरी चाबी से घर बंद करके चले जाना और कल रुद्र जी के घर चले आना। ये बोलकर वो रागिनी के पास आई और उससे बोली, अगर नाश्ता हो गया हो तो चले,
आपके कॉलेज का वक्त हो गया है। उसके ये बोलने पर रागिनी ने हाथ साफ करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चलिए। ये कहते हुए उसने साहिल का हाथ पकड़ा और हॉल में आ गई। रुद्र ने सबको रेडी देखा तो उठ के बाहर चला आया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और वेट करने लगा। रागिनी और नंदिनी साहिल के साथ पीछे बैठे और श्लोक आगे वाली सीट पर। रुद्र ने गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। रुद्र ने पहले रागिनी को उसके कॉलेज ड्रॉप किया और फिर घर चला आया। नंदिनी वापस से अपने उसी कमरे में चली गई। श्लोक ने साहिल को रेडी होने के लिए कहा और कमरे में चला गया। रुद्र अपने कमरे में चला आया। उसके जेहन में गुस्सा था, पर क्यों ये उसे नहीं पता था। वो वॉशरूम में गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। नहा के जब वो कमरे में आया तो एक नौकर ने कहा, सर मोना जी आई हैं, नीचे आपका वेट कर रही हैं। उसकी बात सुनकर उसने कहा, ओके मैं आता हूँ। ये सुनकर नौकर चला गया। इधर नंदिनी जब अपने कमरे से बाहर आई तो मोना उसे फिर से रुद्र के घर में देखकर गुस्सा हो गई। उसने नंदिनी से कहा, कमाल है, अभी तो तुम कुछ दिन पहले ही इस घर से बाहर गई थी और आज कुछ दिनों में वापस यहाँ। लगता है ये घर देखकर तुम्हें कहीं और जाने का मन ही नहीं हो रहा है। वैसे ये मन तो सबका होता है, आखिर रुद्र है ही ऐसा, पर तुम्हें अपनी औकात से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए मिस नंदिनी। नंदिनी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शायद आपको ये सब मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है, तभी आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। वैसे मुझे आपके रुद्र जी और उनके घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके रुद्र जी आपको मुबारक। बैठे, हम आपके लिए चाय लाते हैं। ये बोलकर वो किचन की तरफ चली गई। उसे जाते हुए देखकर मोना ने कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से उठा के फेंक दूँगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरा है सब कुछ। वो ये सोच ही रही थी कि तभी श्लोक और साहिल दोनों ही हाल में आ गए। साहिल ने मोना को देखकर मन में कहा, यह आटे की दुकान आज सुबह सुबह यहाँ? मुझे तो लगा कि कल की आंधी तूफान में ये उड़ गई होगी, पर ये बच गई। श्लोक ने साहिल से कहा, रेडी हो, चलें स्कूल? आपको स्कूल छोड़ के मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। साहिल ने उससे कहा, हाँ चलो चाचू, वैसे भी इस आटे की दुकान का चेहरा मुझे नहीं देखना। श्लोक ने उसकी बात पर मुस्कुरा के उसे गोद में उठा लिया। नंदिनी तब तक चाय ले आई। उसने ट्रे हॉल में रखे टेबल पर रखा और साहिल के पास आकर कहा, यह आपका टिफ़िन, और श्लोक जी यह आपके लिए। आपने भी नाश्ता नहीं किया, अपने सड़ू दोस्त की वजह से इसे खा लेना। श्लोक ने उसे देखते हुए कहा, वैसे आप पहचान गई रुद्र को, सही पकड़ा उसके बारे में आपने। वैसे थैंक्स, मैं निकलता हूँ, बाय बोलकर श्लोक भी वहाँ से चला गया। उसने मोना से कोई बात नहीं की, क्योंकि उसे भी मोना बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके जाते ही रुद्र भी रेडी होकर नीचे आया। उसके हाथ में उसकी टाई थी। उसने बैग सोफे पर रखा और ज़ोर से आवाज़ देते हुए बोला, श्लोक श्लोक साहिल। ये सुनते ही नंदिनी ने उससे कहा, वो श्लोक जी साहिल को लेकर स्कूल चले गए। आपको कोई काम था? नहीं। हाँ मोना, तुम यहाँ, कोई काम था? ये कहते हुए वो अपनी टाई की नॉट बांधने लगा। मोना ने उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, हाँ वो आज भैया का बर्थडे है तो उन्होंने आप सबको इनवाइट करने के लिए कहा था, तो उसके लिए आई थी। उसके ये कहते ही रुद्र ने कहा, ओके मैं आने की कोशिश करूँगा, अभी लेट हो रहा है, मैं शाम को मिलता हूँ। उसके ये बोलने पर मोना वहाँ से स्माइल देते हुए चली गई, पर अपना बैग वहीं भूल गई थी। उसके जाने के बाद नंदिनी ने देखा रुद्र टाई की नॉट कब से बांधने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके पास गई और टाई को पकड़ के बांधते हुए बोली, जब आपको पता है कि आप गुस्से में कोई काम ठीक से नहीं कर पाते तो गुस्सा करते क्यों हैं? वैसे मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई बात हुई है जिस पर आपको गुस्सा आए, और गुस्सा है तो उसे निकाल दिया करें। यूँ अंदर जलने से अच्छा है उसे बाहर निकाल के शांत हो जाएं। लीजिए हो गई। ये बोलकर वो उससे दूर खड़ी हो गई। मोना जो कि अपना बैग लेने आई थी, उसने जब रुद्र के नज़दीक नन्नी को देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। रुद्र ने जब मोना को देखा तो उससे बोला, मोना तुम यहाँ? मोना ने नंदिनी को देखते हुए कहा, हाँ कुछ भूल गई थी, वही लेने आई थी। ये बोलकर वो अपना बैग लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रुद्र ने नंदिनी को देखा जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसने अपना बैग लिया, आंखों पर चश्मा लगाया और बाहर निकल आया। इधर गाड़ी ड्राइव कर रही मोना ने अपने भाई को फ़ोन करके कहा, हेलो भाई। उधर से उसके भाई की आवाज़ थी, हाँ मोना कहो क्या काम है? मोना ने गुस्से में कहा, आज आप रुद्र से उसकी और मेरी शादी की बात करेंगी और मैं इसके लिए ना नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं बस रुद्र से अब जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। आपको जो करना पड़े करे, पर यह काम हो जाए। मोना की बात पर उसके भाई ने कहा, पर मोना ऐसे कैसे? हम उनसे बात कर सकते हैं, दाई माँ को आ जाने दें।
हम बात करते हैं उनसे। मुझे उस बुढ़िया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब आप वो करें जो मैंने कहा है, नहीं तो अपनी बहन को जिंदा नहीं देखेंगे। मोना की ये कहते ही उसके भाई ने कहा, अच्छा आप शांत हो जाएं, मैं बात करता हूँ आज रुद्र से, आप शांत हो। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। मोना ड्राइव करते हुए खुद से कहा, नंदिनी तुम्हें मैं अपने रुद्र को छीनने नहीं दूंगी, उसके लिए अगर तुम्हें मारना पड़ा तो मार डालूंगी, पर रुद्र सिर्फ मेरा है ये जान लो। ये बोलते हुए वो कार स्पीड में ड्राइव कर रही थी। दोपहर का वक्त, रागनी का कॉलेज। रागनी जब कॉलेज से बाहर आई तो उसने देखा श्लोक अपने आदमियों के साथ साहिल को लेकर खड़ा था। रागनी साहिल के पास आ रही थी कि तभी एक लड़का भागते हुए आया और उससे बोला, रागनी सुनो। रागनी ने मुड़ के कहा, हाँ अच्छा बोलो क्या है। वो लड़का उसके पास आकर बोला, मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए थे, प्लीज़ क्या तुम दे सकती हो? मैं कुछ दिन तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पाया था, प्लीज़ दे दो, मैं 2 दिन में तुम्हें वापस कर दूंगा। रागनी ने उसकी रिक्वेस्ट करने पर उससे कहा, अरे कोई नहीं, ले लो। ये कहते हुए उसने अपने बैग से निकाल के अपनी डायरी उसे दे दी। अक्षय ने लेते हुए बोला, थैंक्स, वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसके ये बोलते ही रागनी ने उससे कहा, थैंक्स, कल मिलते हैं, बाय। ये बोलकर वो आगे बढ़ गई। श्लोक दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने जब रागनी को उस लड़के से मुस्कुरा के बात करते हुए देखा तो उसे जलन होने लगी। रागनी जब साहिल के पास आई तो उसने उससे कहा, आपकी छुट्टी हो गई? साहिल ने उससे कहा, हाँ घर चले, मुझे भूख लगी है। रागनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ चलो। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठ गई। श्लोक भी जाकर उसके बगल में बैठ गया। रागनी साहिल से बात कर रही थी। श्लोक फ्रंट मिरर में उसे देखे जा रहा था। दोनों के बीच घर तक कोई बात नहीं हुई। घर पहुंचते ही साहिल भाग के अंदर चला गया। रागनी उसका और अपना बैग लेकर जाने लगी तो श्लोक ने कहा, अच्छी लग रही हो। रागनी ने उसकी तरफ मुड़ के कहा, शुक्रिया, मेरे कॉलेज में भी सबने यही कहा, तो कुछ नया बताओ। ये बोलकर वो जाने लगी तो श्लोक ने उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। रागनी उसकी आंखों में गुस्से से देख रही थी। श्लोक ने उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, नई बात यह है कि आपने ये इसलिए पहना कि ये लड़के ने कहा है। जहाँ आप किसी की नहीं सुनती वहाँ आप एक लड़के की सुनने लगी हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? उसकी इतनी बात सुनते ही रागनी ने मुस्कुरा के उसे देखा और देखते ही उसका हाथ पकड़ के पलट के उसके हाथ को मोड़कर उसकी पीठ से लगा के उसे गाड़ी से सटा के बोली, वकील साहब आप पर वकालत अच्छी लगती है तो ध्यान वकालत पर दें, मेरे से ये चोंच लड़ाने की ज़रूरत नहीं। भूले मत कि मैं अपने दुश्मन को छोड़ती नहीं हूँ, इसलिए दुश्मनी मत करो। ध्यान काम पर, मुझ पर नहीं। और ये साड़ी मैंने आपके लिए नहीं बल्कि आज पूजा करने के लिए पहनी थी, क्योंकि जब दीदी पूजा नहीं करती तब मैं करती हूँ और उस दिन मैं साड़ी पहनती हूँ। अगली बार दिमाग मत चलाना ज़्यादा। ये बोलकर उसने उसका हाथ छोड़ा और जाने लगी तो श्लोक ने उसका हाथ पकड़ के मोड़ के अपने पास खींच लिया और उससे बोला, सॉरी, अब जो गलती तुमने किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें हम देंगे। वैसे आज तक हमें किसी ने ऐसे नहीं समझाया, इसलिए समझाने के लिए शुक्रिया अदा कर दें। ये बोलकर उसने उसकी कमर पर हाथ डाल के उसे अपने पास खींच लिया। रागनी ने उसे देखते हुए कहा, श्लोक अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो छोड़ो मुझे। अजी हुजूर, खैरियत में है कौन, हमें तो बस सुकून चाहिए जो अब आपसे दूर रहने पर शायद ना मिले। और वैसे भी आपने अभी तो कहा कि अपने काम से काम रखें, तो काम से काम रख रहे हैं। ये कहते हुए वो रागनी के चेहरे को अपने पास लाने लगा। तभी अंदर से साहिल की आवाज़ आई, मासी कहाँ हो, जल्दी आओ। उसकी आवाज़ सुनते ही रागनी ने श्लोक को झटके से दूर किया और अंदर भाग गई। श्लोक उसे मुस्कुरा के जाते हुए देख रहा था, पर कोई था जो ये सब देख रहा था और वो थी नंदिनी, जो छत पर खड़ी ये सब देख रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए नीचे आई और देखा तो रागनी और साहिल हॉल में बैठे थे। रागनी साहिल के जूते निकाल रही थी। नंदिनी ने दोनों को देखकर कहा, आ गए आप दोनों, तो बताओ क्या खाओगे आप दोनों? साहिल ने कहा, मुझे बर्गर खाना है। नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, अभी सिर्फ रोटी खाएं आप, ये सब शाम को खाना। हर वक्त ऐसी चीज़ें खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। आप बोलो तो आलू के पराठे बना दूँ। साहिल बोला, ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। ये बोलकर वो रागनी के साथ अपने कमरे में चला गया। श्लोक जब अंदर आया तो नंदिनी ने उससे कहा, श्लोक जी आप भी लंच करेंगे? मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, आपको भी खाना हो रागनी और साहिल के साथ वेट करें। श्लोक ने नंदिनी से कहा, अभी तो वक्त नहीं है, पर शाम को मेरे हिस्से के पराठे आप रखें, मैं आकर खाऊंगा। देखना कोई बंदरिया खा ना जाए।
ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। नंदिनी उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगी और अपने काम में लग गई। श्लोक अपनी फाइल लेकर वापस ऑफिस निकल गया। नंदिनी किचन में काम कर रही थी, तभी साहिल दौड़ के उसके पास आया और उससे बोला, मासी देखो, आज मुझे ड्राइंग में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। ये कहते हुए उसने ट्रॉफी उसे दिखाई। नंदिनी उससे कहा, वाओ वेरी गुड, तो इसके लिए आपको कुछ मीठा तो मिलना चाहिए। ये कहते हुए नंदिनी ने उसके लिए खाने की प्लेट लगाई और उसे वहीं शेल्फ पर बैठा के खिलाने लगी। तब तक रागिनी भी आ गई। दोनों को खाना खिला के वो अपने कमरे में चली गई। रागिनी साहिल को लेकर नंदिनी के कमरे में आ गई और उसका होमवर्क ख़त्म करवाने लगी और ख़ुद का भी काम करने लगी। शाम तक नंदिनी ने अपना काम ख़त्म किया और रागिनी ने अपना। साहिल का काम हो गया था तो वो वहीं सो गया था। रागिनी ने अपनी बुक्स रखते हुए कहा, दीदी चाय पियेंगी आप? मैं जा रही हूँ बनाने। ये बोलकर उठकर अपनी बुक टेबल पर रखने लगी। नंदिनी ने अपनी डायरी बंद करी और उसे रखते हुए कहा, आप साहिल को जगा कर ले आए, मैं जाकर चाय नाश्ता बनाती हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे से बाहर निकल के किचन की तरफ जाने लगी। वो हाल में आई तो उसने देखा श्लोक और रुद्र दोनों ही अंदर आ रहे थे। श्लोक ने उससे कहा, कैसा रहा दिन नंदिनी जी? नंदिनी ने उसे देखकर मुस्कुरा के कहा, हमारा तो अच्छा रहा, चाय पियेंगे? हाँ बिल्कुल, हम चेंज करके आते हैं। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। रुद्र अपने कमरे में जा रहा था तो नंदिनी ने उससे पूछा, आपके लिए भी बना दूँ या अपने दोस्त के भाई की बर्थडे पार्टी में पी लेंगे? उसके ये बोलने पर रुद्र ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। नंदिनी किचन में चली गई। रागिनी साहिल को लेकर हॉल में आकर बैठ गई। नंदिनी चाय जब तक लेकर आई तब तक श्लोक और रुद्र भी आ गए। नंदिनी सबको चाय दिया और खुद भी लेकर बैठ गई। रुद्र फ़ोन में देखे जा रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठा के देखा। हाँ अखिल जी बोले। उधर से अखिल ने कहा, रुद्र तुम आज शाम की पार्टी में आ रहे हो ना? मोना ने तुम्हें बताया कि नहीं? रुद्र ने कहा, हाँ बताया था, पर सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा, कुछ काम है। वैसे हैप्पी बर्थडे। यार ऐसा मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज़ मेरे लिए ही सही कुछ वक्त के लिए आ जाओ, चाहना तो कुछ समय में निकल जाना, मैं रोकूंगा भी नहीं। अखिल के ऐसे बोलने पर रुद्र ने कहा, ओके मैं आता हूँ, पर ज़्यादा देर में वहाँ नहीं रहूँगा। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। श्लोक ने उससे कहा, क्या बोल रहे थे अखिल जी? रुद्र ने कहा, उनके घर पर उनकी बर्थडे पार्टी रखी गई है तो उसके लिए बुला रहे हैं। मेरा मन नहीं था पर उन्होंने इतना कहा है तो जा रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊँगा। ये बोलकर वो उठ के अपने कमरे में चला गया। श्लोक ने उसके जाने के बाद कहा, बेचारा रुद्र गया। नंदिनी ने उससे कहा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो इसलिए नंदिनी जी, क्योंकि मोना है वहाँ पर और वो रुद्र के पीछे इतने सालों से पड़ी है कि वो उससे शादी कर ले, पर रुद्र उसकी तरफ देखता भी नहीं है। रुद्र उसके साथ एक मिनट नहीं बिता सकता है और अब तो उस पार्टी में वो अकेला जा रहा है तो ना जाने क्या हो, मोना तो उसे छोड़ेगी ही नहीं। ये बोलकर वो हंसने लगा। नंदिनी ने उसके बात पर उससे कहा, तो रुद्र जी उनसे बोल क्यों नहीं देते कि वो उनसे शादी नहीं करना चाहते? श्लोक ने कहा, वो इसलिए नंदिनी जी क्योंकि अब तक उसके भाई ने ये सब बात रुद्र से नहीं की है। जिस दिन करेगा उस दिन रुद्र खुद उसे समझा देगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रुद्र रेडी होकर नीचे आ गया। उसने श्लोक से कहा, श्लोक मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, तब तक सबका ख्याल रखना। ये बोलकर वो चला गया। नंदिनी उसे जाते हुए देख रही थी। रात का वक्त, अखिल का घर। रुद्र जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर लाउड म्यूज़िक और डांस चल रहा था। केक अभी कट नहीं हुआ था। रुद्र को आया देखकर मोना उसके पास आ गई और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, वेलकम रुद्र, आओ तुम्हें भैया से मिलाती हूँ। ये बोलकर वो उसे अखिल के पास ले गई। अखिल ने उसे देखकर कहा, थैंक्स रुद्र इस पार्टी में आने के लिए। हैप्पी बर्थडे अखिल जी, ये आपके लिए। ये कहते हुए अपने साथ लाया फूलों का बुके उसने उसे दे दिया। अखिल ने उसे लेते हुए कहा, शुक्रिया, आओ तुम्हें बाकी सबसे मिलवाता हूँ। ये बोलकर अखिल उसे अपने दोस्तों के पास ले गया। रुद्र को वहाँ देखकर सब हैरान थे क्योंकि मोस्टली रुद्र किसी पार्टी में नहीं जाता था। उसे ये सब पसंद नहीं था। वो बिजनेस पार्टी छोड़ के आज तक किसी की पार्टी में नहीं गया, पर उसे ऐसे यहाँ देखकर सारे बिजनेसमैन हैरान थे। रुद्र को सबसे मिलवाने के बाद अखिल ने केक कट किया और सब एंजॉय करने लगे। अखिल रुद्र को लेकर बगीचे में चला गया। वहाँ सब खड़े बात कर रहे थे। अखिल ने रुद्र से बात करते हुए कहा, रुद्र मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोले अखिल जी। रुद्र ये बोलकर उसे देखने लगा। अखिल ने उससे कहा, मैं और आपके भैया
हमेशा से ही अपनी दोस्ती को रिलेशन में बदलना चाहते थे। उन्होंने मुझसे बोला भी था कि तुम्हारे आने के बाद वो मोना और तुम्हारी शादी की बात करेंगे, पर उससे पहले ही वो सारे हाथ से हो गए। और फिर मुझे भी उस वक्त इन सब बातों को करने का सही वक्त नहीं लगा। पर अब तो सब ठीक है। तुमने शिमला की बागडोर अपने हाथों में बहुत अच्छे से ले लिया, तो मेरे ख्याल से अब इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। आखिर तुम्हारे भाई की आखिरी इच्छा थी ये। उसके ये बोलते ही रुद्र ने एक तीखी निगाह उस पर डाली और उससे कहा, अखिल जी, मैं आपकी और भैया की दोनों की ही बहुत इज्जत करता हूँ, पर सॉरी, ये मेरी लाइफ है, इसलिए मेरे भैया ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी ऐसा कोई फैसला ना लूँ जिससे मुझे ज़िंदगी में कोई पछतावा हो, और ऐसी जल्दबाजी में पूरी ज़िंदगी के साथ जुड़ने वाले रिश्ते के लिए फैसला नहीं लिया जाता है। और रही बात मोना के साथ शादी करने की, तो आज तक मैंने मोना को लेकर ये बात नहीं सोचा है। अखिल ने उससे कहा, हाँ तो कोई बात नहीं रुद्र, आप वक्त ले लें और सोच लें, सोच के हमें आराम से बता दें। वैसे भी मैं कहाँ जा रहा हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो। शुक्रिया, आज तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो अखिल की कोई भी बात सुने वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मोना, जो एक पेड़ के पीछे सब सुन रही थी, बाहर आई और अपने भाई से बोली, ये तो मना करके चला गया। अखिल ने उसे शांत कराते हुए कहा, उसने मना नहीं किया है, बस उस कुछ वक्त मांगा है, और तुम अपने दिमाग को शांत रखो, क्योंकि मैंने जो खेल खेला है उससे ये बाहर नहीं निकल पाएगा। अब चलो पार्टी एंजॉय करो। ये बोलकर वो उसे लेकर अंदर आ गया। इधर रुद्र जब घर पहुंचा तो उसने देखा नंदिनी बगीचे में बैठी ऊन बुन रही थी। उसके खुले बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे। रुद्र उसके पास आया और उससे बोला, आप अभी तक सोई नहीं, और आप हमेशा इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठती हैं। नंदिनी ने मुस्कुरा के उसे देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठंड मुझे पसंद है। वैसे कैसी रही आपके दोस्त की पार्टी। रुद्र ने बगल में बैठते हुए कहा, ठीक थी, सब सो गए। हाँ, खाना खाएंगे आप। नंदिनी के इस सवाल पर रुद्र ने कहा, हाँ भूख लगी है। नंदिनी ने देखा कि वो थोड़ा परेशान है, तो उसने उससे कहा, क्या हुआ रुद्र जी, कुछ सोच रहे हैं। रुद्र ने उससे कहा, अखिल जी ने मुझसे मोना से शादी करने के लिए पूछा है। नंदिनी ने उससे कहा, आपने क्या कहा। मैंने कहा मुझे वक्त चाहिए। रुद्र के ये बोलने पर नंदिनी ने स्वेटर बनाते हुए कहा, जब दिल और दिमाग दोनों ही किसी चीज़ के लिए ना करे तो उसे भूल के भी नहीं करना चाहिए। जब आपका दिल दिमाग उसके साथ रहने के लिए नहीं मानता तो आप कैसे पूरी ज़िंदगी रह लेंगे। नंदिनी के इतने शांति से सब कह देने से रुद्र उसे देखने लगा। नंदिनी ने उससे कहा, रुद्र जी, शादी जैसी चीज़ हमारे हाथों में नहीं होती। कभी कभी ना चाह के रिश्ता उससे जुड़ जाता है जिसे देखना भी पसंद नहीं करते, और कभी कभी उससे भी नहीं जुड़ता जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता है। तो इतना मत सोचें, अगर आपका दिल नहीं मानता इस रिश्ते के लिए तो आप सीधे मना कर दें। वैसे भी आप शिमला के बॉस हैं, आपको कौन मना करेगा। ये बोलकर वो हंसने लगी तो रुद्र मुस्कुरा दिया। रुद्र ने कहा, तो मतलब आप कहना चाहती हैं कि सब मुझसे डरते हैं। शायद तभी तो लोग आपको देखकर खामोश हो जाते हैं। ये कहते हुए नंदिनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने उससे कहा, और आप मुझसे नहीं डरती। नंदिनी ने उसकी बात पर कहा, नहीं, हम आपसे नहीं डरते, तभी तो आपके साथ बात करते हैं। क्यों, आपको डर क्यों नहीं लगता है। रुद्र ये कहते हुए उसके चेहरे को देख रहा था। नंदिनी ने उससे कहा, क्योंकि दोस्तों से डरते नहीं हैं, और वैसे भी जो जान बचाता है उससे डरना कैसा। सबको नहीं पता, पर मैं जानती हूँ, ये सख्त दिखने वाला इंसान अंदर से बिल्कुल मोमबत्ती जैसा है, जो अपने भैया और भाभी को याद करके रो जाता है, जो अपने भैया भाभी की आखिरी निशानी को खोने से डरता है। सबने सिर्फ उस रुद्र को देखा है जो सख्त और तंग दिल वाला है, उसे नहीं देखा जो बहुत प्यारा है। ये बोलकर वो उसे देखने लगी। रुद्र उसकी बातों पर कहीं खो सा गया। तभी स्नोफॉल शुरू हो गई। नंदिनी उठ के स्नोफॉल को देखने में लग गई और मुस्कुराने लगी। रुद्र उसे वैसे ही देख रहा था। अब उसके दिल में सुकून था। सारी उलझनें नंदिनी की बातों से सुलझ गई थी। वो उठा और नंदिनी की शॉल लेकर उसके पास आकर बोला, अंदर चलें, मुझे भूख लगी है। ये कहते हुए उसने उसे शॉल उड़ा दिया। नंदिनी ने सर हाँ में हिला दिया और अपना सारा सामान लेकर उसके साथ अंदर आ गई। क्या हो रही है शुरुआत एक अनजान मोहब्बत की। क्या रुद्र को अपने दिल की इस सुकून का राज पता चलेगा। क्या नंदिनी की ये दोस्ती मोहब्बत में बदलेगी।
जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।